Namaskar, Salam, Sat Sri Akal, and a very good afternoon. How is everyone? Well, today I shall be talking about Delhi. दिल्ली दिल्ली का इंद्रप्रस्थ। आज हम दिल्ली, वो दिल्ली जो हमेशा सत्ता का केंद्र रही, जो बहुत लंबी अवधि तक सत्ता का केंद्र रही, इंद्रप्रस्थ के दिनों से लेकर के, और कई बार सत्ता के खेल दिल्ली में बिगड़े और बने। तोमर, अगर पिछले 900 साल की मैं बात करूं तो तोमर डायनेस्टी के राजाओं ने फिर से दिल्ली को राजधानी बनाया। उसके बाद चौहान डायनेस्टी ने तोमर राजाओं को हरा दिया और दिल्ली और दिल्ली जयपुर के अलावा एक लंबे क्षेत्र पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। और इसके बाद जब 1192 में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई, तो इसके बाद स्लेव डायनेस्टी 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने फिर से दिल्ली की स्थापना कर ली। तो इस तरह से दिल्ली हमेशा सत्ता का केंद्र रही। आज हम दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्लेव डायनेस्टी के बारे में। उसके बाद हम स्लेव डायनेस्टी के बाद हम खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद तुगलक, सैयद और लोधी डायनेस्टी तक, ये 320 साल का जो इतिहास है दिल्ली सल्तनत का, इसमें दिल्ली जरूर सत्ता का केंद्र रही, लेकिन ये दिल्ली के लिए सत्ता को देखना कोई पहला अवसर नहीं था। दिल्ली में बहुत सारी डायनेस्टीज आई और बहुत सारी डायनेस्टीज गई। ये आप याद कीजिए, पांडवों से लेकर के और बाद में अंग्रेजों की विदाई तक दिल्ली ने बहुत सारे सत्ता संघर्ष देखे हैं। लेकिन फिलहाल हम केवल दिल्ली सल्तनत के दिनों की बात करेंगे। और दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड है, ये जो 320 साल का पीरियड है, 1206 से लेकर के 1526 तक, पानीपत की पहली लड़ाई, राइट फ्रॉम 1206 to 1526, these 320 years we shall be covering in 2 videos. So let's talk about the first part, in which we shall be only talking about the Mamluk dynasty. Today in this video I shall be covering from 1206 to 1290, and then Khilji, Tughlaq, Sayyid and Lodi dynasty I shall be covering in the next video. See, when Prithviraj Chauhan lost in the second battle of Tarain, and he died in 1206, Kutubuddin Aibak
took over. That time Delhi was not fully under control, and they had started fortifying Delhi, and they had their control, their full control in those fortifications. Outside they depended a lot, but it was not full control. From a garrison town to again a full-fledged capital, it developed slowly. Delhi has 8 cities emerged in itself. You'll be surprised. दिल्ली कोई एक शहर नहीं, बल्कि ये 8 शहरों को अपने अंदर समाये हुए है। हमें स्लेव डायनेस्टी की जब हम बात करते हैं 1206 में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक अच्छे किंग 4 साल में साबित हुए, क्योंकि धीरे धीरे उन्होंने दिल्ली सल्तनत को स्थापित कर दिया। He attempted to bring peace and prosperity to its citizens, as the atmosphere in 1206, or I should say up to 1206, was very turbulent. So it was necessary for him to create a peaceful environment, to strengthen his position. He started taking help of policies of marriage alliances. He was also famous for his generosity. क्या आपको पता है, उनको लखबख्श कहा जाता है, गिवर ऑफ लैक्स। गिवर ऑफ लैक्स जब हम बात करें, इतिहासकार इस पे ऐसा मत देते हैं कि उन दिनों में ऐसा संभव नहीं था कि रुपया पैसा लाखों में दे दिया जाता हो। लखबख्श से मतलब है कि अनाज से मतलब रहा होगा। तो it was the grange which he devoted, which he gave to the poor in lakhs. और वो पेट्रोल था आर्ट का। He started construction of कुतुब मीनार। हालांकि वो 1206 से 1210 तक, from 1206 to 1210, he remained the Sultan only for 4 years, so he could not complete the Qutub Minar. It was continued later on by Iltutmish. So ऐसा कहा जाता है कि 1210 में, while playing the game of polo, he fell down from his horse and he died. So from 1211 to 1236, Iltutmish ruled Delhi. Iltutmish ruled Delhi from 1211, whereas Kutubuddin Aibak died in 1210. तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 1 साल सत्ता संघर्ष हुआ, संघर्ष चला। इल्तुतमिश इनके बेटे नहीं थे, दामाद थे। इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन के दामाद थे। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा सत्ता संघर्ष था जो लगभग 1 साल चला, और 1 साल बाद स्ट्रगल के बाद इल्तुतमिश जब सिंहासन पर बैठा तो उसने धीरे धीरे अपना
जो उसके अराउंड जो नोबल्स थे उनकी पार्ट्स को चेक किया, एक रास्ता निकाल लिया। ये पहला व्यक्ति था जिसने 40 नोबल्स वाला वो सिस्टम स्टार्ट किया था, वो 40 वाला। यही वो व्यक्ति था जिसने प्रोविंसेस को इकताज में बांटा था, और इकताज का जो मैनेजमेंट था, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो इसने इन्हीं नोबल्स को दिया था जिनको इक्तादार कहा जाता था। इस तरह से उसने नोबल्स को खुश रखा। वो हर तरह की इंफॉर्मेशन इल्तुतमिश को देते रहते थे और इल्तुतमिश ने बड़ी सख्ती से राज किया। He was given the title of Sultan-e-Azam, or he was recognized as the sovereign ruler of the land that he had conquered. मुस्लिम वर्ल्ड में उसकी बड़ी इज्जत बनी थी क्योंकि उसने भारत में इस तरह से मुस्लिम राज्य को सुदृढ़ किया था। इसी व्यक्ति ने सिल्वर कॉइन्स, जिनको टंका कहा जाता था, उनको इंट्रोड्यूस किया था और जीतल को भी इंट्रोड्यूस किया था। इनके बाद इनकी बेटी रजिया सुल्तान बनी। एक लड़की का सुल्तान बनना ये निश्चित रूप से मेरे जैसे अध्यापक के लिए बड़ा सुखद है, और ये सारी लड़कियों को और अच्छा लगता होगा। तो बहुत पहले से लड़कियां एडमिनिस्ट्रेशन में, सत्ता में बराबरी करती रही है, ऐसी बात नहीं है। ये उस समय की बात है जब इल्तुतमिश ने बड़ा अपने बेटों को ये देखने के बाद कि वो अयोग्य हैं, he found that the daughter was eligible, she deserved to be the sultan, and this was the reason he nominated Razia Sultan, his daughter, as the next sultan, as the next ruler. लेकिन आप जानते हो ये नोबल्स सहन कहां कर पाते? They could not tolerate this. How could a girl be the sultan? How could they work under a girl? This they could not tolerate. They were not prepared to have a woman as their ruler. And this was the reason that Razia could rule only for 4 years. They instigated रुकुद्दीन फिरोज, और उन्होंने उनका साथ दिया, उनको भड़काया भाइयों को, और रजिया की डेथ के बाद फिर से एक सत्ता का संघर्ष शुरू हो गया, और लगभग 25-26 साल तक, फॉर ऑलमोस्ट 26 years, देयर वर weak rulers one after another, and there was none who emerged as a strong ruler. A strong ruler came in 1266, and it was Ghiyasuddin Balban. Ghiyasuddin Balban ascended the throne of Delhi in 1266, and he ruled till 1286. He proved to be a capable ruler and soon began repairing the damage done to the state. He adopted a very strange policy of blood and iron. The blood and iron policy was adopted by Balban. Balban tried to strengthen his hold over the kingdom by introducing an efficient spy system to keep a watch on the activities of the nobles, governors and other officials. उन्होंने ही सिजदा की प्रैक्टिस शुरू करवाई थी, according to which
people had to kneel down before they had to in fact touch the ground before entering. This was called सजदा. और बलबन की मृत्यु हो जाती है 1286 में. 1290 तक स्लेव डायनेस्टी सत्ता संघर्ष करने के बाद खत्म हो जाती है और खिलजी डायनेस्टी का उदय होता है. खिलजी डायनेस्टी के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा. तब तक के लिए कम से कम 2 बार इस वीडियो को देखिए. मैं आपको कुछ इस पे आधारित सवाल भेज रहा हूं. मेरे सवालों के उत्तर दीजिए. लेकिन उससे पहले मैं ये दिखा देना चाहता हूं आपको कि 1236 में कहां तक दिल्ली सल्तनत पहुंच चुकी थी. पूरा एक्सटेंट अगर आप देखें दिल्ली सल्तनत का, ये है वो पूरा एक्सटेंट. नीचे देखिए, दक्षिण में नहीं, ये बीच का जो येलो पोर्शन है ये दिल्ली सल्तनत में नहीं था, बल्कि ये जो पोर्शन है दिस पोर्शन वाज स्टिल हेल्ड बाय द राजपूत्स. और ऊपर जो लद्दाख का एरिया है वो भी उनके अंडर नहीं था. लेकिन फिर भी द एक्सटेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत इन 1236 वाज क्वाइट लार्ज. तो आप देखिए, मैं आपसे 6 to 7 क्वेश्चंस भेजता हूं और इन क्वेश्चंस के आप जवाब दीजिए. मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चंस मैप के भी भेजूंगा. देखता हूं कौन मेरे क्वेश्चंस के सही जवाब देगा और कौन सर की तरफ से गिफ्ट जीतेगा. तब तक के लिए मेरे क्वेश्चंस का इंतजार कीजिए. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग.